नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल मेरा प्रमोद सिंह रावत नाम से, वहां पर आप लोग फॉलो कर लीजिए। एंड MCG एकेडमी जो लिखा हुआ है वो मेरा 10 जो करके है, वो आप लोगों का यदि रेफरल कोड यूज करते हो MCG एकेडमी 10, तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है जब भी आप लोग जो है परचेज करोगे। एंड MCG एकेडमी जो आप लोगों का बस मात्र है, वो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप लोगों को रिवीजन क्लासेस मिल जाएगा। ओके, ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया गया है, जहाँ से आप लोग प्रीवियस डेज की PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हाँ गीता जी स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो आपको बताना है अनुच्छेद कौन सा जो है उसमें लागू होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 जो आप लोगों का है, इसके तहत जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वो आप लोगों के लिए हटा दी गई है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देख रेख में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो आप लोगों का द्वीप समूह है, उसका न्याय क्षेत्र किस न्यायालय क्षेत्र में आता है, बताइए। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया न्याय क्षेत्र जो किस न्यायालय की देख रेख में आता है, तो ये जो आप लोगों का आता है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की जो है सर्किट बेंच है, तो उसी की देख रेख में ये आता है। तो आप लोगों का बी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला आप लोगों का क्या है, ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है, मतलब पोर्ट ब्लेयर में जो आप लोगों का सर्किट बेंच जो बना हुआ है, इसकी कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ होती है। जैसे MP जो है उसका मुख्य न्यायालय जो है इंदौर में है, ग्वालियर में उसकी खंडपीठ है। इस तरीके से आप लोगों का खंडपीठ रहता है, उसका एक भाग हिस्सा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो बताइए भाई, कौन सा न्यायालय करता है? देखो, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो आप लोगों का है वो न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है कौन करता है? तो केंद्र शासित के लक्षद्वीप की बात कर रहा है। लक्षद्वीप का जो आप लोगों का है वी वाला, मतलब केरल हाई कोर्ट आप लोगों का करता है, और यह कोच्चि में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 1956 में इसकी स्थापना जो है की गई थी, है ना, इंदौर और ग्वालियर में। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बताइए भाई, कौन बदल सकता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो भाई बदलने की बात कर रहा है तो आप लोगों का कानून द्वारा संसद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो है बदला जा सकता है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के जो है 7 जज थे, वह संख्या 1956 में जो है 10 हो गई। पहले जो है 7 ही जज थे, बाद में 1956 में जो है विभिन्न राज्यों का भी विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956 को जो स्थापना हुई है ना, तो उस समय क्या हुआ, 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13, 1977 में 17 और 85 में 25 हो गए। वर्तमान में संख्या कितनी है, कोई बता सकता है? वर्तमान में संख्या कितनी है? वेरी गुड, वर्तमान में कितनी संख्या है भाई? 34 है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो मिनिमम कितना वर्ष जो है कार्य करना चाहिए, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो ये जो निर्धारित वर्ष तय किया गया है वो 10 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद कोई भी न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय में काम करने लायक हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया, बताइए। देखो, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश कि जो है संविधान के 59वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है बनाया गया, और इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा लिया गया है ना। और साथ ही साथ NCT की स्थापना की मैं बात कर रहा है, तो ये आप लोगों का 1 फरवरी 1992, 1 फरवरी 1992, 1992 है ना, 1992, 1992 आप लोगों को ये डेट ध्यान रखना है। NCT की स्थापना इससे हुई थी 1 फरवरी 1992 हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किसकी 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? तो बताइए कितनी जनसंख्या मिनिमम होना चाहिए? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली की जनसंख्या कितने ऊपर राज्य वालों में? तो 20 लाख से ऊपर जनसंख्या जिन राज्यों में होगी, उन राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है लागू की गई है। तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए भाई, कौन सा कथन सही है इन कथनों में से? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है भाई। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ठीक है भाई।
राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो बताइए भाई कौन कौन सा इनमें आप लोगों का परफेक्ट है, या सारे के सारे परफेक्ट हैं, या पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, कौन सा सही है बताइए। हम भी ले सकता है। तो फिलहाल इसमें आप लोगों का 1 और 2 राइट आंसर होगा। एक के साथ आप लोगों को जाना चाहिए था इसमें, है ना, कि कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल में निहित रहती है, स्पेशली बोल रहा है आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो बताइए भाई कौन जो है राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। नमस्ते भाई, देखो निम्नलिखित में से राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन कार्य पद से जो है कौन हटा सकता है। तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही ये जो है पावर रहता है, राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। राज्यपाल जो है एक प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल होता है जिसके ऊपर जो है एक अच्छी अधीन शक्ति होती है। भारत में निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें, और ये आप लोगों को दी गई हैं भाषाएं आप लोगों को 5। 2003 के 92वें संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं। तो 2003 में नई भाषाएं शामिल की गई, तो उन भाषाओं को आपको बताना है कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं। तो ये क्षमा, फिलहाल इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा सी वाला राइट आंसर होगा। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है बोडो, संथाली और डोगरी और मैथिली इन 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। ओके, हाँ, पॉलिटी खत्म हो गई 10 क्वेश्चन। अब जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के किसके हैं भाई, एनवायरमेंटल जीके। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्रणालियों की जो है लिस्ट है। तो रेड डाटा बुक भैया कौन से लोगों की है बताइए। कवक होता है, फंगी। देखो रेड डाटा बुक की बात कर रहा है तो किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। तो ये जो आप लोगों का है जानवर हो या पेड़ हो या फंगी यानी कोई भी कवक का, फफूंद का एक प्रकार होता है, तो इनमें से कोई भी यदि खतरे की स्थिति में होता है तो उनको रेड डाटा बुक में संग्रहित कर दिया जाता है। ओके, अब जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है। हॉटस्पॉट आप लोग जानते होंगे, जैव विविधता यदि आप लोगों ने पर्यावरण पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा भैया कौन कौन से लक्षण हैं। एक पहला जो आप लोगों को दिया गया है, ये कम से कम जो है 0.5% विनाशकारी पौधे की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट हो जाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आप लोगों की लागू होती हैं कि नहीं, तो बता दीजिए भाई कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। देखो भाई जैव विविधता की बात कर रहा था, हॉटस्पॉट होने के लिए दोनों ही कंडीशन अनुकूलित हैं। पहला आप लोगों का कम से कम 5% विनाशकारी पौधे होना चाहिए उसमें, स्थानीय प्रजातियों के रूप में जो है होना चाहिए उसमें, और साथ ही साथ 70% नष्ट करना चाहिए। कम से कम जो मूल रूप प्रजातियाँ जो आप लोगों की होती हैं उनमें 70% आप लोगों की नहीं होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो है यही वाला सी वाला ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है। तो बताइए भाई, आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए इसको था आपको। फिलहाल इसमें जो आप लोगों का है सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो बासेल सम्मेलन जो आप लोगों का है वो इससे संबंधित नहीं है। ये आप लोगों का जो है खतरनाक अवशिष्टों उनके निपटान के संक्रमण एवं जो सीमा आंदोलनों के नियंत्रण के लिए ये जो है बासेल आंदोलन सम्मेलन जो आप लोगों को चलाया गया था, तो इसका संबंध इससे नहीं है, इसका संबंध अपशिष्ट पदार्थों से है मूल रूप से। ओके, पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ पैनल या WGEEP के अध्यक्ष कौन है। बताइए भाई इसके अध्यक्ष कौन है। ओनली 20 सेकेंड बोला गया था। देखो इस पैनल के जो अध्यक्ष की बात कर रहा है तो माधव गडगिल जो है इसके समिति के अध्यक्ष हैं, और इसकी जो मुख्य भूमिका है पश्चिमी घाट परिस्थिति पैनल विशेषज्ञ की, इसकी मुख्य भूमिका है कि इसका पश्चिमी घाटों की देखभाल के लिए इसका जो है गठन जो है किया गया था। इसे गाडगिल समिति भी कहते हैं। माधव गाडगिल के नाम पर इसका दूसरा नाम जो है गाडगिल समिति भी रखा गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शेर की पूंछ वाला मक्का किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। तो बताइए भाई किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक वन्यजीव जो है आप लोगों की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभ का मतलब काफी कम मात्रा में मिलती है। उल्टा लटका रहता है, ऐसा क्या, मतलब भालू का भाई है। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका में पेश किया गया है, या अमेरिका से पेश किया गया, उसका नाम आप लोगों को क्या है, नाम बताइए। एक बार और पढ़ लीजिए। जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए जलीय पौधे को, मतलब एक ऐसा जलीय पौधा जो प्रदूषण को कम करेगा, है ना, तो उसका नाम बताइए क्या है।
तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होना था वो आप लोगों का जलकुंभी होना था वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन जो है एगी ओलप्स में मुझे कन्फ्यूजन है, तो फिलहाल इसमें आप लोग का ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है वो तो एली ओलप्स ही है। और लेकिन मैं आपको सर गलत बोल, मैं वही आप लोगों से थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि इसमें जलकुंभी पर भी थोड़ा सा विचार किया जाए, क्योंकि जलकुंभी भी आप लोगों का ऐसा ही पौधा है जो आप लोगों का प्रदूषण को नष्ट करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक सो इसका जो है सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, टिक करोगे तो बेटर रहेगा, फाइनली इसको सी टिक करो तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो बताइए भाई किसके द्वारा इसको बदल दिया जाता है? देखो, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में जो आप लोगों का डीनाइट्रीफाइंग जो आप लोगों का रहता है बैक्टीरिया, इसके द्वारा बदला जाता है। मतलब मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में बदलती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है आप लोगों का है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, वी वाला आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? भाई SO2 जो आप लोगों का रहता है उसका जैविक सूचक क्या है बताइए। देखो, इसमें जो आप लोगों का है सल्फर डाइऑक्साइड का मूल, यदि आप लोगों से जैविक सूचक पूछ रहा है तो आप लोग यदि कहीं धुएं के बारे में सोच रहे हैं तो नहीं होगा। फाइनली आप लोगों का काई ही इसमें राइट आंसर होगा। काई में जो है सल्फर डाइऑक्साइड जैविक रूप से पाया जाता है जल में। ठीक है, आप लोगों को ये परेशान नहीं होना है, काई ही इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला के बीच क्या संबंध है? बताइए भाई उनके बीच क्या संबंध है? तो पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला के बीच संबंध की बात कर रहा है, तो मूल संबंध आप लोगों का सहजीवी प्रकृति के ये होते हैं, तो ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा जो है मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? भाई मूंगे की चट्टान की बात कर रहा है, तो मूंगे की चट्टान जो आप लोगों की है सिर्फ खम्बात की खाड़ी में नहीं है। भारत में 4 जगह जो है मूंगे की चट्टान आप लोगों की पाई जाती है। पहला आप लोगों का मन्नार की खाड़ी, दूसरा जो है लक्षद्वीप, और तीसरा आप लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप, और चौथा आप लोगों को आती है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में जो है आप लोगों का ये मूंगे की चट्टान पाई जाती है। मूंगा क्या होता है एक्चुअल में? एक जलीय जीव है। आप लोगों ने उसमें से जो है सीप निकाला जाता है। मूंग ये मृत प्रकृति की शैवाल भी होती हैं, आप लोगों ने कभी यदि पढ़ा हो या डिस्कवरी पर देखा हो तो। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख करके चलना। परजीवी कहलाते हैं। वेरी गुड रवि जी। अब अगले जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो प्राचीन भारतीय सामान्य ज्ञान के होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि हर उसके बाद प्रीव्यू के बाद आप लोगों की 10 क्वेश्चन में सीरीज चेंज होती रहेगी, तो हर एक 10 क्वेश्चन अलग अलग चीज़ के रहेंगे। तो अगले जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो आप लोगों का प्राचीन इतिहास के रहेंगे। ओके, प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? बताइए भाई किसके काल में हुआ था? ओके, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था, तो ये जो है आप लोगों का कनिष्क के काल में हुआ था। सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ है जिसका विकास जो है कनिष्क के काल में हुआ था। और अंश संघ जो आप लोगों ने सुना होगा है ना, उसका जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? बताइए भाई किस संगति में हुआ? जरूर जो भी हो। देखो, बौद्ध धर्म की बात कर रहा है तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन जो है आप लोगों का किस संगति में हुआ? चतुर संगति में हुआ था। डी वाला आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। चतुर संगति में हुआ। और 72 ईस्वी में कश्मीर के जो है कुंडल वन में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वासुमित्र इसके उपाध्यक्ष, और वासुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात की जाएगा तो अश्व घोष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अश्व घोष इसके क्या है? अध्यक्ष थे। क्या है? हाँ, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। भाई आप लोग क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई कौन थे? देखो, प्रथम बौद्ध संगति जो आप लोगों का है वो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और बात करें किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप लोगों का अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे बताइए, ये किसके शासनकाल में हुआ था ये भी बताइए। सेकंड भाई, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो आप लोगों के जो है शव कमी दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे।
और ये जो है 383 ईस्वी में वैशाली में इसका जो है आयोजन किया गया था। 383 ईस्वी में वैशाली में इसका आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में भाई? कालाशोक के शासनकाल में। ओके। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर रहा है तो ये जो आप लोगों की है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसमें क्या बोल रहा है आप लोगों का? पहले तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष इसमें जो आप लोग के थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वासुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ओके। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? देखिए भाई, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग जो आप लोगों का चिन्ह है वो घोड़ा आप लोगों का बताता है। तो आप लोगों का ए जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? भाई, निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? निर्वाण जो आप लोग कहते थे, निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? देखो, गौतम बुद्ध के निर्वाण में कौन सा चिन्ह बताता है? तो बोधि वृक्ष जो आप लोगों का था वो आप लोगों का जो है निर्वाण को बताता है। गौतम बुद्ध जो है कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किए थे। कहाँ किए थे भाई? कुशीनगर। तो आप लोगों को राज्य का नाम भी ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? भाई, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? जीवन को बताइए भाई, कौन सा चिन्ह बताता है? तो गौतम बुद्ध के जीवन की बात कर रहा है तो आप लोगों का कमल जो है उनके जीवन को दर्शाता है। ठीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान को दर्शाता है। घोड़ा किसको दर्शाता है? घोड़ा आप लोगों का गृह त्याग को दर्शाता है। तो हर जगह देखो, पहला घोड़ा गृह त्याग को दर्शाता है, बोधि वृक्ष निर्वाण को दर्शाता है, और फिर आप लोगों का क्या तीसरा क्या है आप लोगों का जो है गौतम बुद्ध के जीवन को कमल बताता है। सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? देखो, गौतम बुद्ध का सारथी की बात कर रहा है तो गौतम बुद्ध का सारथी जो है बुद्ध चन्ना उसका नाम था। आहो गाना। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? बताइए भाई, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? क्वेश्चन क्या है? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए भाई कहाँ थी? ऑप्शन आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी आप लोगों की जो है गुलबर्गा में थी और 1425 में बदलकर जो है बीदर कर दिया गया था। तो 1425 में इसको चेंज भी कर दिया गया था। 1425 में क्या कर दिया गया था? इसको बीदर, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है 1425 में इसको बीदर कर दिया गया था। ओके। लीडर बोर्ड टॉपर को फाइनल दिखाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीड़ा बजाता है? बताइए भाई, कौन बीड़ा बजाता है? देखिए, सबसे जो है आप लोगों का भयानक बात यह है कि बीड़ा वादक कौन था? तो औरंगजेब का नाम जो है आप लोगों का बीड़ा वादक में सबसे पहले आता है। लेकिन सबसे जो जानकारी वाली बात यह है कि इसने अपने शासनकाल में औरों पर रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि संगीत पर रोक लगा दी थी, है ना। रोक इसीलिए लगा दी थी। क्वेश्चन कहता है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो बताइए, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तुंगभद्रा के तट पर जो है साम्राज्य विकसित कौन सा हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य आप लोगों को ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी आपको ध्यान रखना है। हरिहर तथा बुक्का के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। तो दोनों ही सगे भाई थे और जो है मध्यकाल का सबसे बड़ा साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का दोनों ही भाई थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर की? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। सड़क-ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? बताइए भाई, किन शहरों को जोड़ती थी? इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि सड़क-ए आजम किन दो शहरों को जोड़ती है। तो सड़क-ए आजम जो है आप लोगों का आगरा और सासाराम दो शहरों को आप लोगों को जोड़ती थी उस समय। इसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण भी जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। एक सड़क-ए आजम जो आप लोगों का था, इसका निर्माण भी जो है शेर शाह सूरी ने करवाया था, है ना। जो उसकी राजधानी आगरा और उसका स्नानागार सासाराम, मतलब वहाँ नहाने के लिए जाता था। इतनी लंबी रास्ता उसने खुद के लिए बनवाई थी। किसकी हत्या उसके बेटे ने ही की? तो राणा कुंभा की बात कर रहे हैं। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे के द्वारा ही कर दी थी, है ना। राणा कुंभा जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद जो है बनाया था? तो बताइए भाई, किस युद्ध में विजय के बाद जो है बनाया गया था? देखो, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के लिए बनवाया, किस युद्ध के बाद बनवाया? तो बात की जाएगी युद्ध के बाद, तो सारंगपुर के युद्ध के बाद बनवाया गया था। और बनवाया कहाँ गया था? तो ये बनवाया गया था आप लोगों का चित्तौड़ में, ठीक है।
तो ये जो आप लोगों का चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था, इसकी ऊंचाई जो आप लोगों की है वो 37 मीटर की समथिंग है, 37 मीटर जो आप लोगों का इसकी ऊंचाई है, ठीक है। एंड ये आप लोगों का जो है महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं के बीच स्मारक थे। और 42 में नहीं, ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जोधपुर के निकट ओशिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? बताइए भाई, किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? जोधपुर के निकट ओशिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ये जो आप लोगों का है वो किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? ये आप लोगों का प्रतिहार वंश, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये जो आप लोगों का ओशिया नामक शहर जो आप लोगों का था वो जोधपुर के पास में जो है बनाया हुआ था, जोधपुर के पास में बनाया हुआ था। और यहाँ नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं के बनाए गए मंदिर यहाँ पर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान में किस क्षेत्र के हिस्से नहीं थे? तो बताइए भाई, किस क्षेत्र के हिस्से नहीं थे? 8 तक। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो भाई किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो महाराष्ट्र वाली बात कर रहा है। महाराष्ट्र जो आप लोगों का था, कृष्णदेव राय जो आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने, है ना, ठीक है। जो हरिहर बुक्का ने की। अब आप लोगों का ये जो वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था और भारत का सबसे जो है शक्तिशाली शासक जो है इसे बताया गया है कृष्णदेव राय को। और क्योंकि ये कहाँ का शासक था आप लोगों को पता है भाई, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कहाँ का शासक है, हरिहर बुक्का का शासक था। हरिहर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य बनाया था वहाँ का शासक था, है ना। ओके ओके ओके, फास्ट करता हूँ। पूरब पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की है? तो बताइए भाई, किसके द्वारा धारण की गई ये उपाधि? पूरब पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पूरब पश्चिम समुद्र दिशावर आप लोगों का हरिहर प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ये जो था दक्षिण के राज्य विस्तार का अधिकतर इसके द्वारा कर लिया गया, क्योंकि दक्षिण में जो आप लोगों का जाना काफी कठिन था। दक्षिण के द्वार इतनी आसानी से आप लोगों के लिए किसी भी राजा के लिए नहीं खुलते थे, और उसने जो है पूरब पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की। इसका अर्थ है कि पूरब से पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। ओके, पूरब से पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी उसका अर्थ होता था। तो हरिहर प्रथम इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी, मतलब नाम भी ऐसा रखते थे 2-3 लोगों के एक साथ नाम बन जाए ना। तो 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? उस भारतीय शहर का नाम आप लोगों को बताना है। फाइनली जो आप लोगों का ये दिया गया है फारसी इस्लामिक विद्वान, जो इनका नाम दिया गया है, 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? तो इनके द्वारा की गई यात्रा पहली जो आप लोगों की थी कालीकट की थी। और कालीकट बात की जाएगी तो भारत का मालवार तट पर जो स्थित है, और इसने कालीकट संस्कृति के बारे में बहुत ही उपयोगी लेख इसके द्वारा लिखे गए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पी मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो पी मिश्रा का नाम आप लोगों को बताना है किस क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप लोगों के जो है आधुनिक भारत के जो है क्वेश्चन शुरू होते हैं, और आधुनिक भारत का पहला प्रश्न जो आप लोग देख रहे हो इसका आंसर आप लोगों को देना है। पी मिश्रा का नाम यदि बात किया जाएगा तो क्रांतिकारी संगठन जो है अनुशीलन समिति नाम से क्रांतिकारी संगठन था, उससे इनका संबंध था। अनुशीलन जो आप लोगों का समिति थी इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 24 मार्च 1902 को इसकी स्थापना की गई थी। तो अनुशीलन समिति आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, इसकी स्थापना की गई थी 24 मार्च 1902। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वो हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन ए के साथ जो है आपको जाना है, इसके द्वारा स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में मुख्य अध्यापक के रूप में भी ये रहे थे। ओके, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो अंतिम स्वतंत्र नवाब की बात कर रहा है, तो अंतिम स्वतंत्र नवाब जो आप लोगों का है वो है सिराजुद्दौला को माना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा? ए के साथ आप लोगों को इसमें जाना है। ओके, ऑप्शन ए इसमें आप लोगों से क्या कहता है कि सिराजुद्दौला जो आप लोगों का था बंगाल का अंतिम नवाब था। तो ए के साथ आप लोगों को जाना है। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उसकी हार हो गई थी। ठीक है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? बताइए किस लिए जाना जाता है?
ऑफकोर्स हो जाएगा। देखो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है, तो ये जो आप लोगों का है वो भारतीय राष्ट्रगीत का पहली बार गाए जाने के लिए जो है जाना जाता है। इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने उपन्यास जो है आनंद मठ में इसको लिखा गया था, और उपन्यास जो है 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1862 में। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था, बताइए भाई, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक जो है भारत विधाता था। भारत भाग्य विधाता ऐसे नहीं कहते थे, तो ये आप लोगों का शीर्षक जो आप लोगों का ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से कहता है भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? बताइए भाई, कब गाया गया था भारत का राष्ट्रगान पहली बार? देखो भारत का राष्ट्रगान पहली बार जो आप लोगों का गाया गया था वो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था। ओके, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना था, और राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसको गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई, किस स्थान पर स्थित है? प्लासी की लड़ाई का पहला स्थान जो वर्तमान में आप लोगों का पश्चिम बंगाल में है। 23 जून 1857 को जो है ये युद्ध लड़ाया गया था, और इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? बताइए भाई, किस शहर में स्थित है आप लोगों का? तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो आप लोगों का है वो आप लोगों का कलकत्ता में बना हुआ है। दूसरा हुगली सेतु के नाम से भी इसको जानते हैं, सेकंड हुगली सेतु। प्रसिद्ध विद्यासागर जो सेतु आप लोगों का है वो हुगली नदी पर बना हुआ है, उसे हुगली सेतु के नाम से भी जानते हैं। इस सेतु का नाम जो है समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर जो है रखा गया था। ओके, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सबसे सरल क्वेश्चन आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती जो आप लोगों को पता है वो 1875 में आप लोगों का 1875 में आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, आप लोगों को पता है। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, और ये संस्कृत वेदों के प्रखंड विद्वान थे, दयानंद सरस्वती थी। तो प्लीज़ जो है, और मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता ही है, और साथ ही साथ ये आंसर शीट है, तो आप लोगों को ये आंसर शीट दिया गया है, ये PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा व्हाट्सएप में, या ऊपर टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। ओके, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, एंड यदि इसको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है MCG Academy, यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन क्लासेज जो है उपलब्ध होती हैं। ओके, एंड लीडर बोर्ड के लिए देखना चाहते हो तो मैं अभी दिखाता हूँ।